क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ व्यावसायिक वित्त के स्रोत चैप्टर हमारा चल रहा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पार्ट नंबर 7। हम डिस्कस कर रहे थे संस्थागत वित्त के बारे में। संस्थागत वित्त के लाभ हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। फर्स्ट पॉइंट है विकास की योजनाओं हेतु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपनी कंपनी के विकास या डेवलपमेंट हम करते हैं और उसकी जो हमने प्लानिंग बनाई होती है कि कैसे हम कंपनी को डेवलप करेंगे, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। टू प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट है जमानत हेतु उचित प्रतिभूतियों की व्यवस्था करना। यदि हम लोन ले रहे होते हैं और लोन के लिए हमारे को कोई चीज़ गिरवी या गारंटी के रूप में रखनी है तो उसका इंतजाम करना। टू अरेंज फॉर द सिक्योरिटीज़ फॉर प्लेजिंग। थर्ड पॉइंट है मंदी के समय वित्त उपलब्ध करवाना। टू प्रोवाइड फाइनेंस एट द टाइम ऑफ द डिप्रेशन। मंदी के समय जब बिक्री नहीं हो रही होती उस टाइम पर भी पैसे की आवश्यकता यदि हो तो हमें इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है। ऋण की वापसी आसान करना। टू हेल्प इन रिफंड ऑफ द लोन। जो अगर हमने लोन लिया हुआ है उसको उसका पैसा हमने वापस करना है तो इस पैसे के लिए भी हमारी मदद जो है इंस्टीट्यूशन से हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है को अभिकोपन की सुविधा उपलब्ध करवाना। टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग अभिकोपन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अंडर राइटर का काम भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स की बिक्री के समय। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के प्रकार। टाइप्स ऑफ द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे को पैसा देते हैं, प्रदत्त मतलब जो देते हैं या दी गई वित्तीय सहायता मतलब धन की सहायता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये संस्थान जो होते हैं इनके द्वारा जो धन की सहायता की जाती है उसके प्रकार क्या है। पहला, ये संस्थाएं उद्योगों इंडस्ट्रीज़ मतलब फैक्ट्रीज़ को विकास करने के लिए, डेवलप करवाने के लिए, आधुनिकीकरण नई मशीनें लेने के लिए मध्य और दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाते हैं। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन ये हमको देती है। These institutions provide the medium and the long-term finance for the development and the modernization of the industries. सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो ऋण होते हैं, पैसा होता है, वो मध्य और दीर्घकालीन में आता है। सेकंड पॉइंट है ये संस्थाएं कंपनियों को पूंजी की एकत्रित करने में मदद करती हैं। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड हेल्प इन कलेक्टिंग द कैपिटल। कंपनीज को कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है जो इन संस्थानों के द्वारा आसानी से सुलभ करवाया जाता है। थर्ड पॉइंट है ये कंपनियों के आंश और ऋण पत्रों को क्रय करते हैं। दे परचेज द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनीज और इनके शेयर्स और डिवेंचर को खरीद करके उन्हें पैसा देते हैं। चौथा पॉइंट है ये नई कंपनियों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नई कंपनीज। नई कंपनी जब शुरू होती है उनको बहुत सारी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद करते हैं टेक्निकल मैटर्स में। पाँचों पॉइंट ये उद्योगों के द्वारा ऋण की गारंटी देते हैं। उद्योगों द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी द गिव द गारंटी फॉर द लोन टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन। इंडस्ट्रीज़ ने, उद्योगों ने, फैक्ट्रीज़ ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी गारंटी ये दे देते हैं ताकि आसानी से इनको ऋण मिल सके। छठा पॉइंट है ये उद्योगों द्वारा निर्गमित अंश ऋण पत्रों का अभिगोपन करते हैं। कंपनीज ने, फैक्ट्रीज़ ने जो शेयर्स और डिवेंचर इशू किए होते हैं उनको अंडर राइट करते हैं। द अंडर राइट्स द शेयर डिवेंचर्स इशूड बाय द कंपनीज। नए संयंत्र और मशीनरी आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाते हैं। दे हेल्प टू इम्पोर्ट द प्लांट एंड मशीनरी बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज। यदि हमने कोई मशीन, कोई प्लांट जो है फ़ॉरेन से इंपोर्ट करना है, मंगवाना है अपने देश में अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए, तो उसके लिए हमारे को विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, उस देश की करेंसी चाहिए होती है। तो इनके द्वारा ये हमें उपलब्ध करवाई जाती है। अगला टॉपिक है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं और द स्पेशल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। तो कुछ एक के नाम यहाँ दिए गए। पहला पॉइंट है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948 के अंतर्गत 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता करना है। एक विशेष क्षेत्र का बैलेंस्ड संतुलित विकास करना, नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना और नए उद्योगों को शुरू करना जिनकी हेल्प करना। सेकंड है हमारा भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसकी शुरुआत जो थी 1955 में कंपनी अधिनियम या कंपनीज एक्ट के अनुसार की गई थी। ये केवल निजी क्षेत्र के जो औद्योगिक उद्यम हैं, मतलब जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनका निर्माण करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए और आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन में सहायता करना है। थर्ड पॉइंट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए है, तो इसकी स्थापना औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत की गई। इसका उद्देश्य होता है वित्तीय संस्थाओं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, एकता स्थापित करना, वित्तीय संस्थाओं की सहायता करना और उद्योगों की सहायता करना। चौथा पॉइंट हमारा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना थी, शुरुआत थी, वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के अंतर्गत 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य है जनता की बचत करवाना और फिर उत्पादकों को दिशा प्रदान करना। लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया गया वो पैसा उद्योगों को देकर उनकी सहायता करना और शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। पांचवा पॉइंट हमारा जो है वो है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये जो एसएफसी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है, ये सार्वजनिक मतलब पब्लिक, निजी मतलब प्राइवेट कंपनियों को या साझेदारी फर्म्स हमारी हैं, एकाकी व्यापार की मदद करता है और उनको अल्प अवधि और मध्य अवधि के ऋण प्रदान करता है। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म अवधि के लिए, पीरियड के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। 6 पॉइंट हमारा है राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसे हम स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDAC कहते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाए गए और उनके उद्देश्य भी अलग अलग हैं। उसके बाद आते हैं 7 पॉइंट पर। 7 पॉइंट हमारा है भारतीय औद्योगिक विकास, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक IIIB। इन बैंकों का उद्देश्य क्या है? बीमार इकाई, मतलब जो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही होती है, उनके पुनर्वास, उनको दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए, अपनी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए इनका मुख्य कार्य है। इन्हें भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहते थे पहले। 1977 में इनका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिख दिया गया या रख दिया गया। बीमार इकाइयों की पूंजी का पुनर्गठन, उनको दोबारा से पूंजी उपलब्ध करवाना, उनकी मैनेजमेंट या प्रबंधन में सुधार करना, आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पर उन्हें पैसे की मदद करना, इसका उद्देश्य है। 8वां पॉइंट हमारा है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत जो थी वो भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 के अनुसार की गई। उस टाइम पर 245 इंश्योरेंस कंपनीज़ को नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण करने के बाद इस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बनाया गया। ये जनता से बचत लेकर या सेविंग्स को इकट्ठा करके पब्लिक या सार्वजनिक और निजी प्राइवेट कंपनीज़ को वित्त प्रदान करती है। अगला हेडिंग हमारा है वित्त के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत या इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस। इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब है जब हम विदेशों से पैसा एकत्रित करते हैं। इसमें पहला जो मेन पॉइंट हमारा आ रहा है उसे हम कहेंगे भूमंडलीय जमा प्राप्तियाँ या विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिसे हम GDR भी बोलते हैं, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स FCCBs। तो ये GDR क्या चीज़ होती है? ये एक संलेख होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि विदेशी बाज़ार से हम मुद्रा इकट्ठी कर पाते हैं, पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। भारतीय कंपनी विदेशी बाज़ार से पैसा इकट्ठा कैसे करेगी, उसमें इसका प्रयोग होता है। भारतीय कंपनी जो होती है दूसरे देशों में ये GDRs को जारी करती है। इसका विदेशी अंश बाज़ार, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें सूची लिस्टिंग करा के व्यापार किया जाता है। हम अपने GDRs को फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग या सूचीन कराते हैं। पहली कंपनी जिसने GDRs का प्रयोग किया था वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थी, जिसने 1992 में $150 करोड़ के GDR बेचे थे। GDR एक रसीद होती है, सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है
जो भारत के बाहर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बनाता है। इन्हें सामान्यतः यूएस डॉलर्स में इशू किया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? जीडीआर जारी करने की प्रक्रिया या मेथड टू इशू जीडीआर। सबसे पहले इशूइंग कंपनी होती है जो कि अपने शेयर्स को या जीडीएस को फॉरेन में बेचना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर को। तो वो क्या करेगी? अपने बैंक, इस कंपनी का जो अपना बैंक होगा, अपने देश का जो बैंक होगा, हमारे देश का जो बैंक होगा, जिसको हम बोलते हैं डीसीबी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। डोमेस्टिक मतलब अपने देश का। ये बैंक आगे उस देश में, जिस देश में हम बेचना चाहते हैं, उस देश के बैंक से संपर्क करता है कि हमारी देश की ये कंपनी जो है वहाँ पर अपने जीडीआर्स को बेचना चाहती है। तो विदेशों में जो बैंक जिससे कि हमारा बैंक संपर्क करेगा उसे हम कहते हैं ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक या ओडीबी इसको कहा जाता है। और ये आगे फिर जीडीआर जारी करता है विदेशी नागरिकों को, जिसे हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक। अगला टॉपिक है भूमंडलीय जमा प्राप्तियों की विशेषताएं या फिर लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीडीआर्स। पहला है लाभ में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट। जीडीआर धारक मतलब जिसने जीडीआर को खरीदा होता है वो कंपनी के लाभों में साधारण शेयर होल्डर्स की भांति ही भागीदार होता है, उसका भी इसका हिस्सा उसे दिया जाता है। सेकंड है जीडीआर का विपणन या मार्केटिंग ऑफ जीडीआर। विपणन मार्केटिंग का मतलब होता है इसे आगे किसी और को बेचना। जीडीआर का ट्रांसफ़र जो है भारत के बाहर स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी व्यक्ति को, किसी और दूसरे व्यक्ति को, संस्था को किया जा सकता है। थर्ड है लाभांश का भुगतान या पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। जिन शेयर्स के जीडीआर धारक हैं, जिन शेयर्स को जीडीआर के लोगों ने ख़रीदा हुआ है, उनको लाभांश जो दिया जाता है वो भारतीय मुद्रा में चुकाया जाता है। अगला है फोर्थ पॉइंट मतदान का अधिकार या वोटिंग राइट। जिन्होंने जीडीआर लिया होता है उनके कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय मतदान करने का अधिकार या वोट देने का अधिकार उनको नहीं होता। पांचवा पॉइंट है जीडीआर का व्यापार या ट्रेडिंग ऑफ द जीडीआर। इनका व्यापार पेशेवर बाजार में, प्रोफेशनल मार्केट में ऑन द काउंटर के आधार पर किया जाता है। छठा पॉइंट है सूचीयन या फिर लिस्टिंग। भारत के बाहर इनका जब व्यापार किया जाता है तो इनको लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज या लंदन स्टॉक एक्सचेंज या भारत के बाहर और भी किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में इसकी विपणन या मार्केटिंग जो है वो की जा सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राइवेट प्लेसमेंट, निजी आवंटन के आधार पर भी इसे बेचा जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा है जीडीआर का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ जीडीआर। ये स्टॉक एक्सचेंज में सरलता से हस्तांतरण या ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनको आसानी से बेचा जा सकता है। आठवां पॉइंट है जीडीआर का निरस्तीकरण या फिर कैंसिलेशन ऑफ जीडीआर। जीडीआर को कैंसिल जो करवाया जा सकता है। जब जीडीआर कैंसिल हो जाता है तब ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक ओडीबी हमारा जो होता है बिक्री मूल्य को वसूल करके उस जीडीआर धारक को दे देता है। उसका बिक्री मूल्य जीडीआर धारक को देता है और उससे जीडीआर ले लिया जाता है।